बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़। क्लास अहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। मुख्तसर सवालात बाब नंबर 1 के हम 13 सवालात को हल कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सवाल नंबर 14, 15 और 16 की तफसील जानेंगे। तो आए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। सवाल नंबर 14 है कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में फ़र्क को वाज़ह करें और साथ ये भी बताएं कि ये दिए गए कंपाउंड में से कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में फ़र्क करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ़र्क करने के लिए मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को अलग-अलग दरमियान में एक लाइन लगा कर लिखा जाएगा और उसकी मदद से हम दोनों के दरमियान में क्या करेंगे, फ़र्क करेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास की तारीफ लिखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास से क्या मुराद है। किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मासेस के मजमूए को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे, आपने पढ़ा कंपाउंड एलिमेंट्स का असल में मजमूआ होता है। मिसाल के तौर पर पानी जो कि कंपाउंड है, इसमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो एटम नज़र आ रहे हैं, ऑक्सीजन का एक एटम नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स के आगे जितने भी एटम्स होंगे, हर एटम के एटॉमिक मास को हम एक दूसरे में जमा करते जाएंगे। तो हमारे पास जो टोटल मास आएगा वो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं जो कि एक कंपाउंड है, तो पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं जो कि एक कंपाउंड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास ये कितना होगा, 98 AMU। दूसरे नंबर पर हम फार्मूला मास की बात करते हैं। फार्मूला मास की सबसे पहले तारीफ करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स सहरुखी क्रिस्टल्स की शक्ल में पाए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड के सबसे छोटे यूनिट को फार्मूला यूनिट कहते हैं। फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड चूँकि सहरुखी क्रिस्टल बनाते हैं, लिहाजा इन क्रिस्टल का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसको फार्मूला यूनिट का नाम दिया जाता है। तो फिर फार्मूला मास क्या होगा, किसी भी आयनिक कंपाउंड के एक फार्मूला यूनिट में पाए जाने वाले एटम्स के एटॉमिक मासेस का मजमूआ फार्मूला मास कहलाता है। चूँकि फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का होता है और आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट के मिलने से बना होता है, तो हम कह सकते हैं कि इस लिहाज से किसी भी
एक शय के, किसी भी शय के एक फार्मूला यूनिट में एटम्स के एटॉमिक मासेस का मजमूआ फार्मूला मास कहलाता है। तो दोनों में फ़र्क याद रखना है। मॉलिक्यूलर मास किसी कंपाउंड के एलिमेंट के एटम के एटॉमिक मासेस का मजमूआ है, जबकि फार्मूला मास किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट में पाए जाने वाले एटम के एटॉमिक मासेस का मजमूआ है। ये फार्मूला यूनिट में पाए जाने वाले एटम्स के एटॉमिक मासेस का मजमूआ है, और मॉलिक्यूलर मास ये कंपाउंड में पाए जाने वाले एलिमेंट के एटम्स के एटॉमिक मासेस का मजमूआ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल की बात करूं फार्मूला मास में से, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, इसके मास को हम क्या कहते हैं? फार्मूला मास, क्योंकि NaCl के पूरे क्रिस्टल का एक छोटा सा यूनिट NaCl है। सोडियम क्लोराइड के पूरे क्रिस्टल का छोटा यूनिट एक NaCl है, जो कि फार्मूला यूनिट कहलाता है। इसमें सोडियम क्लोरीन दो एटम हैं, जिनके एटॉमिक मासेस को मैं जमा करूंगा तो इस NaCl के फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास बनेगा, और ये कितना बनता है? 58.5 AMU। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। इसका भी सबसे छोटा यूनिट फार्मूला यूनिट है, और इसका जो फार्मूला मास होगा वो किसके बराबर होगा? इस कंपाउंड में पाए जाने वाले हर एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के मजमूए के, जो कि कितना बनेगा? 100 AMU। तो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में आपने फ़र्क को बखूबी समझा। दूसरा हिस्सा था इस सवाल का कि आप बताएं कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूलर फार्मूले को जाहिर करने वाले फार्मूले हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड, NaCl और H2O। इनमें से हमने बताना है। अगर मैं इनमें से बात करूं कि सल्फ्यूरिक एसिड और पानी, ये दोनों चूँकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। तो लिहाजा इन दोनों के फार्मूले मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। दूसरे नंबर पर पोटेशियम आयोडाइड और NaCl, ये दोनों चूँकि आयोनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड बना होता है फार्मूला यूनिट के मिलने से, और इनके फार्मूले कौन से फार्मूले होते हैं? एम्पिरिकल फार्मूले। आयनिक कंपाउंड के फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला से जाहिर किया जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो सल्फ्यूरिक एसिड और पानी, ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जबकि NaCl और Ki पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों एम्पिरिकल फार्मूला है इन आयनिक कंपाउंड्स के। सवाल नंबर 15 है, 10 ग्राम एल्यूमिनियम में से ज़्यादा एटम होंगे या 10 ग्राम आयरन में? हमने बताना है, हमारे पास दो एलिमेंट के मास बताए हुए हैं, हमने बताना है कि एटम की तादाद किस में ज़्यादा होगी। अगर आपके पास एक तरफ 10 ग्राम एल्यूमिनियम पड़ा हो, दूसरी तरफ 10 ग्राम आयरन पड़ा हो, तो आप बताएं कि एल्यूमिनियम के एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी या आयरन के एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी। तो पहले मुझे इसके लिए एल्यूमिनियम के एटम्स निकालने पड़ेंगे, फिर आयरन के एटम्स निकालने पड़ेंगे, और दोनों को देख लेंगे कि किसकी तादाद ज़्यादा है। एक बात याद रखें ज़्यादा आसानी से इस सवाल को हल करने के लिए, कि जिसके मोल की तादाद ज़्यादा होगी उसके एटम की तादाद भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एटम्स की तादाद किसके ऊपर मुनहसिर है? किसी भी शय के मोल्स की तादाद के ऊपर। किसी भी शय के एक मोल में एटम की तादाद एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। मोल की तादाद अगर डबल कर दें, 2 गुना कर दें, तो एटम की तादाद भी 2 गुना हो जाए। मोल की तादाद
आधी कर दें तो एटम की तादाद भी एवोगैड्रो नंबर से आधी रह जाए। तो हम एटम की तादाद का अंदाज़ा मोल की तादाद की मदद से निकाल सकते हैं। तो मैंने 10 ग्राम एल्यूमिनियम और 10 ग्राम आयरन में चूँकि एटम की तादाद बतानी है किस में ज़्यादा होगी, तो मैं दोनों में से देख लेता हूँ कि मोल किसके ज़्यादा होंगे। जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसमें एटम की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो पहले हम एल्यूमिनियम के मोल मालूम कर लेते हैं, फिर हम आयरन के मोल मालूम कर लेते हैं और इन दोनों के मोल की मदद से हम बता सकते हैं कि किस में एटम की तादाद ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम के मोल, एल्यूमिनियम के मोल्स। आपने मोल निकालने का फार्मूला समझा हुआ है कि किसी भी शय के जो मोल्स होते हैं वो उसी शय के मास और उसी शय के मोलर मास के दरमियान एक निस्बत होती है। तो एल्यूमिनियम का मास तकसीम एल्यूमिनियम का मोलर मास। यहाँ से अगर हम एल्यूमिनियम का मास लिखें जो कि बताया गया कितना है 10 ग्राम है, और इसको एल्यूमिनियम के मोलर मास के ऊपर तकसीम कर दें जो कि हमें पता है कितना है 27 ग्राम फी मोल है, ये याद रखना पड़ेगा। तो 10 ग्राम एल्यूमिनियम जबकि इसका मोलर मास 27 ग्राम है, हम तकसीम करते हैं तो तकसीम करने से हमारे पास जो जवाब आएगा वो तकरीबन 0.3 मोल्स, 0.3 मोल्स ये निकला है हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल। दूसरे नंबर पर अगर हम आयरन के मोल निकालें तो आयरन के मोल किसके बराबर होंगे, हम लिखेंगे आयरन के मोल्स ये बराबर होंगे आयरन का मास तकसीम आयरन का मोलर मास। आयरन का मास हमें बताया गया है सवाल के अंदर कि वो 10 ग्राम है, जबकि मोलर मास मुझे याद रखना पड़ेगा कि ये 56 ग्राम होता है, और जब मैं इसको हल करूँगा तो मेरे पास जवाब आएगा 0.17 मोल्स। तो आपने आयरन के मोल भी मालूम कर लिए और एल्यूमिनियम के मोल भी मालूम कर लिए। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया जिसके मोल्स की तादाद ज़्यादा होगी उसके एटम्स की तादाद भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप दोनों में से देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम के मोल है 10 ग्राम एल्यूमिनियम के मोल वो 10 ग्राम आयरन की निस्बत तादाद में ज़्यादा है, लिहाजा एल्यूमिनियम के एटम्स की तादाद भी क्या होगी, ज़्यादा। तो हम नतीजा क्या निकालेंगे कि 10 ग्राम चूँकि 10 ग्राम एल्यूमिनियम के मोल्स की तादाद 10 ग्राम आयरन के मोल्स से ज़्यादा है, लिहाजा 10 ग्राम एल्यूमिनियम में एटम्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम इस सवाल को क्या कर लेंगे, आसानी से हल कर लेंगे। आगे है सवाल नंबर 16। 9 ग्राम पानी में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे या 9 ग्राम शुगर के अंदर। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। पहले जो हमें स्टेटमेंट बताई गई है इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमें मास दिया गया पानी का भी और शुगर का भी। अगर हम पानी का फार्मूला देखें तो हम जानते हैं कि पानी का फार्मूला है H2O, जबकि अगर हम शुगर का फार्मूला देखें तो शुगर का फार्मूला है C12H22O11 C12H22O11। ये शुगर का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जबकि पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। अगर हम पानी के मोलर मास की बात करें तो पानी का मोलर मास होता है 18 ग्राम फी मोल। हम
और शुगर का मोलर मास होता है 342 ग्राम फी मोल। ये भी आप याद रखें, दोनों के मोलर मास आगे ये इस्तेमाल होंगे। हल करते हैं इसको। हमने बताना है कि किस में मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी, 9 ग्राम पानी के अंदर या 9 ग्राम शुगर में। तो पहले मैं पानी के अंदर मॉलिक्यूल की तादाद निकाल लेता हूँ, फिर शुगर के अंदर निकाल लेते हैं, फिर दोनों में देख लेते हैं कि किस में तादाद ज़्यादा है। तो 9 ग्राम पानी में पहले मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालते हैं। तो हम लिखेंगे पानी में मॉलिक्यूल्स की तादाद, पानी में मॉलिक्यूल्स की तादाद। हमें पता है कि हमें पानी का मास दिया गया, पानी का मास, और ये कितना बताया गया, 9 ग्राम। हम ये भी जानते हैं कि पानी का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम फी मोल, ये उसका मोलर मास है पानी का। हमने निकालने हैं मॉलिक्यूल्स की तादाद, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद ये बराबर है पानी का मास तकसीम पानी का मोलर मास ज़रब एवोगैड्रो नंबर। ये फार्मूला है पानी के मॉलिक्यूल की किसी भी शय के मॉलिक्यूल की तादाद निकालने का मास की मदद से। तो पानी का मास कितना दिया हुआ है, 9 ग्राम, जबकि इसका मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम, और एवोगैड्रो नंबर हम जानते हैं 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। जब हम इसको हल करेंगे तो ये मेरे पास कट के रह जाएगा 1/2 ज़रब 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। जब मैं इसको मज़ीद हल करूँगा तो ये आ जाएगा 3.01, तो ये बन गया 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23। ये क्या निकल आए, 9 ग्राम पानी में मॉलिक्यूल्स की तादाद, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ये अभी हमने निकाले हैं किसके, पानी के लिए। अब हम दूसरे नंबर पर मालूम कर लेते हैं किसके लिए, शुगर के लिए। फिर दोनों को देख लेते हैं किस में तादाद ज़्यादा है, किस में तादाद कम है। 9 ग्राम शुगर के अंदर अब कितने होंगे, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि शुगर का मास कितना है, शुगर का मास बताया गया है 9 ग्राम, जबकि हम जानते हैं कि शुगर का मोलर मास कितना होगा, 342 ग्राम फी मोल। शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। तो हम जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है एक का, वो 12 है। टोटल कितने कार्बन है, 12, जमा हाइड्रोजन का मास 1 है, टोटल कितने हाइड्रोजन है, 22, जमा एक ऑक्सीजन का मास 16 है, टोटल कितने हाइड्रोजन है, 11। तो 16 को 11 से भी ज़रब देंगे, इनको आपस में ज़रब देंगे, जो जवाब आएंगे उनको आपस में जमा करेंगे, और आखिर पे जो हमारे पास जवाब आएगा वो 342 ग्राम फी मोल होगा, जो कि शुगर का क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। ये निकालने का तरीका भी बता दिया मैंने। हमने निकालने हैं शुगर के मॉलिक्यूल्स, तो फार्मूला भी हमने पढ़ा मॉलिक्यूल निकालने के लिए मास की मदद से। तो शुगर के मॉलिक्यूल्स की तादाद किसके बराबर होगी, शुगर का मास तकसीम शुगर का मोलर मास ज़रब एवोगैड्रो नंबर। जैसे हमने पीछे वाले हिस्से के अंदर निकाला है, पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालनी थी, तो पानी का मास, पानी का मोलर मास, दोनों को तकसीम किया और एवोगैड्रो नंबर से ज़रब दे दिया। इसी तरह से
शुगर के मास और मोलर मास को तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा उसको एवोगाड्रो नंबर से ज़रब दे देंगे। तो शुगर का मास कितना दिया गया है, 9 ग्राम दिया गया, जबकि मोलर मास अभी हमने निकालना सीखा शुगर के लिए कि 342 होता है, जबकि एवोगाड्रोस नंबर कितना है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। जब हम इस सारे को हल करेंगे, 9 को 342 के ऊपर जब तकसीम करेंगे तो ये जवाब आता है 0.026 और इसको ज़रब कर देंगे किसके साथ, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। जब दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 1.584 ज़रब 10 की ताकत 22। तो ये हमारे पास क्या निकल आएंगे, 9 ग्राम शुगर के मॉलिक्यूल्स की तादाद इतने मॉलिक्यूल्स निकल आएगी। अगर आप शुगर और पानी दोनों के 9 ग्राम मॉलिक्यूल्स की तादाद का आपस में मुवाजना करें तो ये 1.54 10 की ताकत 22, ये 3.01 10 की ताकत 23। इसका मतलब ये वाली तादाद इस तादाद से ज़्यादा है। तो हम नतीजा क्या निकालेंगे कि 9 ग्राम पानी में मॉलिक्यूल्स की तादाद 9 ग्राम शुगर की निस्बत ज़्यादा होगी। तो ये हमने पहले पानी के लिए मॉलिक्यूल की तादाद निकाल ली, फिर शुगर के लिए मॉलिक्यूल की तादाद निकाली, दोनों को आपस में दोनों का मुवाजना किया और आखिर पे आपने नतीजा अख़ज़ कर लिया। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के लेक्चर में आपने मज़ीद 3 सवालात को हल करना सीखा है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बखूबी समझ आया होगा। आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इनको याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।